हमेशा मैं कॉन्शियस रहती हूँ कि पाठक की सोच का नाजायज़ फ़ायदा मुझे नहीं उठाना चाहिए। जीजी मुझे ढूंढती हुई ऊपर आई, उसने देखा कि मैं छत की मुंडेर में के नीचे बैठी हुई हूँ। उसने कहा मिनी उधर क्यों बैठी है, बाहर आ। तो पूछा क्या है, तो मैंने उसको पूछा कि जीजी क्या सब लोग मर जाते हैं। मेरी माँ ने कभी मुझे ज़ोर से डांटा तो उन्होंने ये भी, जब हमने जवाब दिया तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जवाब जाहिल बशत खामोशी। क्योंकि मेरा विवाह हो गया था, पीएचडी हो गई, और जितनी तकलीफ़ें, जितना संघर्ष था वो जैसे किसी जादू की उसकी तरह ख़त्म हो गया। राजेंद्र यादव ने मेरे संधि पत्र पढ़ने के बाद मुझे लिखा था, बहुत प्रशंसा की और लिखा कि ये बताइए, लेकिन एक बात बताइए कि इस चरित्र में, इस नॉवेल में आपके हर पात्र गुड्डी गुड्डी है, नौकर चाकर तक। जीवन में ऐसा होता है क्या? हॉस्पिटल के ठीक सामने मुझे सिमेट्री दिखाई पड़ रही है और इतना बढ़िया, इतना करुण व्यंग्य है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने आओ और अपनी जगह आरक्षित कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो अपनी कब्र की जगह। हम डिमांड पर नहीं लिखते थे, हम डिमांड पर बिल्कुल नहीं लिखते थे। हम तो अपना टाइम लेते ही थे, हम ख़त्म कर ही नहीं सकते थे। विसंगतियाँ और विरूपताएँ तो हमारी चारों तरफ जो हो रहा है, जिस पर आज से 10, 15, 20 साल पहले हम बुक किया करते थे, व्यंग्य लिखा करते थे, उसे हम जी रहे हैं। स्त्री विमर्श पर हम कहानियाँ लिखें, कहानियों में ये चीज़ होनी चाहिए। हमें कोई रेसिपी बताए कहानियों की, हमें कोई रेसिपी बताए स्त्री मुक्ति की, स्त्री सशक्तिकरण की और महिला की। तो मैं उलटवासी, हाँ, पुरस्कार जो नहीं मिला तो मलाल रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। हमारे बीच आज एक ऐसी लेखिका हैं जिनका जन्म वाराणसी यानी बनारस में हुआ। 7वीं कक्षा में थीं तो उन्होंने पहली कहानी लिखी, क्षमादान। 17 बरस की उम्र में दूसरी कहानी। हालांकि वो कहती हैं पहली कहानी कौन सी है, इसको लेकर वो खुद असमंजस की स्थिति में रहती हैं, जिस पर हम उनसे बात भी करेंगे। अंदर अंदर सोचने वाली और किसी से न कहने वाली वो लेखिका अपनी बहन से बातचीत करती हैं और अपना सारा हाल अपनी बहन को सुनाती हैं, यानी बहन के नज़दीक रहीं। पिता की शायरी का प्रभाव उनकी लेखनी पर पड़ा, माँ का प्रभाव तो पड़ा ही। बनारस उनके भीतर से कभी नहीं निकला, जबकि वो बनारस से निकलकर अलग अलग शहरों में पहुंची। मुंबई पहुंची और फिलहाल मुंबई में ही रहती हैं। हर भाषा के चरित्र उनकी कहानियों में आते हैं और इस कदर आते हैं कि आपको लगेगा कि लेखिका वहीं की रहने वाली है। धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान और इस जैसी तमाम पत्रिकाओं में, पत्रिकाओं में लगातार वो छपी। कमलेश्वर ने एक बार उनसे कहा कि कहानी छपने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भेज दीजिए। ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने पढ़ने के लिए भेजी, कहानी छपी। कहानी ही नहीं छपी, उपन्यास तक उनके पत्रिकाओं में पहले प्रकाशित हुए। व्यंग्य विधा में हाथ आजमाया तो उनके आगे जुड़ गया कहानीकार, व्यंग्यकार, नाम है सूर्यबाला। स्वागत है सूर्यबाला जी, बहुत बहुत आपका संगत में। मुंबई से आई हैं तो मैंने कहा ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, संगत कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छा किया आपने, मौका नहीं छोड़ा कि मुझे भी ये बड़ा ऐसा मौका है जिसकी तलाश की जाए। मैंने कहा हम पता नहीं कब मुंबई आएंगे, आप आई हैं तो कर लेना चाहिए, सबसे बढ़िया। ये बताएं कैसी हैं, तबीयत वगैरह सब? बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक लग रही हूँ ना? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। कैसी ये बात की बात है? हाँ, नहीं, लगना ही चाहिए, लगना ही चाहिए। आपका पहली बार संगत में जिक्र मालती जोशी जी ने किया था। जब उनसे मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपके किस किस से बात होती हैं साहित्य समाज में, तो उन्होंने एक ही नाम लिया, कहा सूर्यबाला। प्रणाम उनको। एक अंडरस्टैंडिंग है, एक पॉजिटिव सोच है और एक शायद हमारे बैकग्राउंड और सोच हमारी एक तरह की है। कहानियाँ कहीं कहीं कहानियाँ बहुत थोड़ी सी, मैं सच कहूँ तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी कहानियाँ थोड़ी नहीं, काफ़ी अलग है। मालती जी की जो एक शैली है, सीधे पाठक के अंदर, बिना दाहिने बाएं किए हुए, वो मेरी कहानियों में नहीं। मेरी कहानियों में बहुत घुमाव है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमेशा मैं कॉन्शियस रहती हूँ कि पाठक की सोच का नाजायज़ फ़ायदा मुझे नहीं उठाना चाहिए। ये कहानी अगर
मैं लिखती तो स्वांतः सुखाए हूँ, लेकिन अगर ये कहानी मैं प्रकाशन के लिए दे रही हूँ तो फिर मुझे पाठक की फिक्र करनी चाहिए, नहीं तो मैं ना दूँ। स्वांतः सुखाए रखे। इधर तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब है मुझे पता लगा, लेकिन जी वो स्वस्थ रहें। और जैसा मैंने कहा कि अंदर अंदर सोचने वाली वो बच्ची पालिका अपनी बहन से बातचीत करती हैं। बहन की बहुत नज़दीक थी? जी, वो मेरी बहन नहीं थी, बहुत कुछ थी। जी मुझसे 6 साल बड़ी। वो मुझको बताया करती थी कि मैं कैसे तुम्हें 6 साल की थी मैं तुम्हें कंधे में लेके हुर्रो की दुर्रो कि सुइया काटूं कि मिन्नी को सुलाऊं, मेरा घर का नाम, ऐसे में तुझे सुलाती थी। तो और फिर मेरे कई बचपन के ऐसे प्रसंग रहे हैं जिन्हें मैं अंदर अंदर बहुत घुटती हुई याद करती थी। उसमें से एक आप कहें तो आपको सुनाऊं? बिल्कुल। जैसे कि मैं जौनपुर में थी, बनारस के बहुत पास जौनपुर है। मेरी कहानियों में भी जौनपुर है जी, बहुत ज़्यादा। और जहाँ घर था उसके पीछे कब्रिस्तान था मुगलों के ज़माने का, और आगे अंतिम संस्कार मेल की वो अर्थियाँ जाया करती थी। तो खूब ताशे नगाड़े के साथ कभी कभी बहुत बूढ़ी औरतों के, बूढ़े लोगों के जाया करते थे। उन अर्थियों को देख देख के मैं जो हमारे मौसा जी का बहुत बड़ा सा वो था अहाता पीछे, और करना तो कुछ है ही नहीं छोटे बच्चों को उस ज़माने में, तो मैं घूमती फिरती रहती थी। तो अजीब सी अंदर उद्विग्नता होती थी अर्थियों को देख के, और वो सब खुश होते थे, अर्थी वाले उतार देते थे, बहुत बूढ़ी मरी है, इतने साल की है। तो मैंने पूछा कि मरना क्या होता है, कि कोई क्या बताएगा, वो तो बताशे लुटा रहे थे, पैसे लुटा रहे थे। तो मुझे याद है अभी तक कि मैं मुंडेर की, अपनी छत की मुंडेर के नीचे बैठी हुई थी, और मुझे मेरी ढूंढाई हो रही थी। तो जीजी मुझे ढूंढती हुई ऊपर आई, उसने देखा कि मैं छत की मुंडेर के नीचे बैठी हुई हूँ। तो उसने कहा मिनी उधर क्यों बैठी है, बाहर आ। तो पूछा क्या है, तो मैंने उसको पूछा कि जीजी क्या सब लोग मर जाते हैं? 6-8 साल की मैं, 6 साल की, और मुश्किल से 12-14 साल की वो मेरी बड़ी बहन। और उसके पर इतना बड़ा प्रश्न मैंने उछाल दिया, तो उसने लेकिन इतने अच्छे जवाब दिए। उसने कहा हाँ, जैसे सो जाते हैं ना ऐसे ही। और ऐसे कुछ कह के बहला फुसला के वो मुझे अपने साथ ले आई, कहती चलो आज मैंने बड़ी अच्छी कहानी तलाश की है तुम्हें सुनाने के लिए। तो उसकी जो रैपिड रीडर थी उसमें सारी हिंदी की कालजयी कहानियाँ थी। उस समय 9th में थी, 8th में थी, किस में थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक एक करके ठंड की दोपहरियों में मुझे अपने पास, हम रजाई में लेटे होते थे, उसको अच्छा लगता था पढ़ना बार बार उन कहानियों को, तो वो मुझे पढ़ के सुनाया करती थी। तो हिंदी की सारी कालजयी कहानियाँ, वो हार की जीत, जो कि मैंने बड़ी होने के बाद अपनी पोती को सुनाई, हार की जीत, और उसने उतने ही चाव से सुना। और ये रामू की बहू वाला प्रायश्चित, कबरी बिल्ली वाली, ईदगाह, बूढ़ी काकी, तो बहुत सारी, सुभद्रा कुमारी चौहान की ग्रामीणा, उसकी जो एकमात्र नायिका, एक छोटी बच्ची निश्चल सोना, वो ऐसा चरित्र है अंजुम कि अक्सर मुझे लगता था कि मेरी जीजी ही सोना है। और अब कुछ वर्ष पहले जीजी नहीं रही, तो एक दिन मैंने अपने आप से कहा कि अब तुम्हें सुनने वाली नहीं रही, तुम बोलना बंद कर दो। क्या हम सब मर जाएंगे, जो आपने पूछा, इसका मतलब पढ़ रहा था मैं कात्यायनी संवाद की भूमिका में आपने ये प्रसंग लिखा है, उसी में कि जीजी आपके साथ किस तरह थी और आप कैसे रहते थे उनके साथ में। तो यानी बचपन एक तरीके से आपका कहानियाँ पढ़ते हुए जी, वैसे उस तरीके से आपका बीता। उसमें आपकी जीजी की जो किताबें थीं वो तो थी ही, लेकिन पिता की भी लाइब्रेरी का योगदान था। जी, मेरे यहाँ हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेज़ी की रॉबिन्सन क्रूसो, आपको मज़ा आएगा सुन करके कि स्त्री सुबोधिनी, और एक और मज़ेदार किताब उस समय की चंद्रकांता संतति वगैरह तो थी ही, और स्वामी राम तीर्थ की, और भगवद गीता, और संस्कृत ग्रंथों की टीका। तो मेरे अंदर एक अच्छी या बुरी बात ये थी कि मैं सब कुछ निकाल के पढ़ने की कोशिश करती थी, बोरिंग चीज़ें भी निकाल के पढ़ने की कोशिश करती थी। और एक और बहुत अच्छी बात थी कि मेरे पिता डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल उस समय थे जब मैं छोटी थी।
तो ढेर सी किताबें घर में आया करती थी अप्रूवल के लिए, कक्षा 8 तक के लिए। तो उसमें कहानी और वो इनाम वगैरह देने के लिए भी तो बड़ी चिकनी चिकनी अच्छी अच्छी नई नई किताबें आपके चारों तरफ हों। तो उसमें इतिहास भूगोल की किताबें भी मैं पढ़ा करती थी, नागरिक शास्त्र की भी किताबें, और कविताएं उसमें हुआ करती थी, जैसे साहित्य भारती वगैरह। तो एक और लत मुझे लग गई थी कि मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती थी, राइम वाली कविताएं। तो राइम वाली और देशभक्ति की, गांधी जी की, तो वो कविताएं मुझे होता कहीं ये खो न जाए, बाद में कहाँ मिले, किस किताब में पढ़ी। तो मैं उसको रट लिया करती थी, घूम घूम के रट लिया करती थी। तो इस तरह से मेरे पास, और मेरे माता पिता बड़े भावुक से थे, मुझे अब लगता है, उस समय नहीं लगता था। तो वो उर्दू का भी सुदामा चरित हमारे घर में था। क्या बात। और मेरी माँ ने कभी मुझे ज़ोर से डांटा तो उन्होंने ये भी, जब हमने जवाब दिया तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जवाबे जाहिले बशत खामोशी, कि जाहिलों की जवाब पर खामोश होना ही अच्छा है। तो ये तो हम डांट फूल करके कि क्या कहा, क्या डांटा, और इस तरह से। और मेरी माँ के पास नुक्कड़ का मुसलमान ये चूड़िहारा, चूड़ी बेचने वाला, वो अपना उर्दू का पोस्ट कार्ड लेके आके उनसे पढ़वाने के लिए आता था। तो मुझे बहुत गर्व होता था कि ये खुद नहीं पढ़ पा रहा है अपना लिखा पोस्ट कार्ड, अम्मा इसे पढ़ के सुना समझा रही है। पिता का नाम था वीर प्रताप सिंह। वीर जी, वीर यानी वो तखल्लुस लगाया करते थे, उपनाम, और शायरी करते थे। और लाला भगवान दीन, अरे ये भी मालूम है आपको? है ना। वो उनकी बेटी जी, उनकी पत्नी यानी आपकी वो मेरी पहली माँ थी। लेकिन वो मेरे पिता को बहुत मानते थे, शायद इसी से लाला जी की सारी टीकाएं वगैरह हमारे घर में। लाला भगवान दीन, उनका तो नाम ही हिंदी साहित्य के इतिहास में जी, मतलब शुरुआती उसमें आता है जी। तो जाहिर सी बात हो, उसका असर तो आपके परिवार पर आना ही था, और आप तक वो पहुंचा किसी तरीके से। क्या उनका भी कुछ योगदान रहा आपके इस पूरे? मैं मानती हूँ, क्योंकि आपको एक बहुत नई तरह की बात मैं बताऊंगी, और उस समय की बात उस समय में मैं ले जाऊंगी कि जब हम बनारस में आ गए, बाद में मेरे पिता वहाँ अपने ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको अस्थमा था। वो चाहते थे कि हमारी लास्ट पोस्टिंग हमारे शहर में हो जाए। तो जब वो आए तो वहाँ पर एक दिन मैंने देखा कि मतलब मेरी माँ बताती हैं कि उनको मेरे पिता की पहली पत्नी के यहाँ से बुलावा, मेरी उनके पिता की पहली पत्नी मतलब लाला जी के घर से। लाला जी तब तक नहीं थे। तो माँ पहले तो उनके घर गई होंगी, उनको पकड़ के खूब रोना धोना हुआ, बिटिया आई। और उसके बाद जब बहुत वर्षों बाद हम बच्चों सहित बनारस में आए, तो वो मतलब माँ भी वहाँ बाकायदे बुलाई जाती थी, और सबसे बड़ी दीदियाँ थीं। और माँ के लिए तीज के त्यौहार पर सुहागनों का सारा थाली भर भर के, और वो सब मिठाइयाँ और साड़ियाँ और हम सबको कपड़े ये सब आते थे, और हम भी जाते थे। और वो जो उन पहली माँ के जो भी सगे या चचेरे मुपेरे, उस समय तो ये सब था नहीं, चचेरा मौसेरा वगैरह, वो लोग बड़ी अम्मा को दीदिया कहते थे। और मुझे याद है कि किसी की शादी पड़ी थी तो सारे दामादों को तो पैसे दिए गए थे, लेकिन जो सौतेला दामाद मेरे पिता थे उन्हें अंगूठी दी गई थी। वाह। तो इसलिए अंजुम, मेरे लिए रिश्ते और संबंध, वो परिभाषित हों या अपरिभाषित हों, सर्वोपरि है, जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी स्मृति को होना ही चाहिए। बिना संबंध के जीवन कैसे चलेगा? हम बहुत छूछे हो जाते हैं, संभव ही नहीं है। ये इतनी लंबी आयु जो मैंने गुजारी ना, इसमें रह के मुझे और समझ में आया कि देखो कितना समृद्ध करते जा रहे हैं संबंध हमें। सही बात। इन संबंधों ने हमें संभाला हुआ है हमारे पूरे। सूर्यबाला जी, अब संबंध अब पहले की तरह रह नहीं गए हैं। नहीं रह गए, वही तो मेरी दुखती रग है, वही तो मेरी सारे उसमें छितराया हुआ है। क्यों नहीं रह गए? उनको समेटो, और ये हमें करना है, हमारे जैसों को, और हम लिखने वालों को। में ये संबंध बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। वो मतलब केंद्र हैं, रीढ़ हैं आपकी कहानियों की, अगर मैं कहूँ जी, सारे के सारे जी। लेकिन जब पहली कहानी आपने लिखी 7वीं कक्षा, क्षमादान, वो पहली कहानी है या 17 वर्ष की उम्र में जो लिखी वो पहली कहानी है? पता नहीं,
वो कहने से लिखी, और घर में इतना सुना करते थे अम्मा बाबूजी को सुदामा चरित्र एक दूसरे को सुनाते हुए। तो जब कहा गया कि कहानियाँ लिखो स्कूल की पत्रिका में, तो लिखती बस। और फिर बाद में भी शायद आज में, जो आप 17 साल की उम्र में कह रहे हैं, आज अखबार वो में, आज में जी। चांदी के टुकड़े, शायद वो कहानी मुझे याद है। और उसके बाद तो दादा ने मतलब आज के साहित्य परिशिष्ट के संपादक, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। बहुत शिष्ट व्यक्ति मुझे पहला मिला साहित्यिक, जो बाद में वैसे लोग नहीं मिले। कौन? मोहनलाल गुप्त, भैया जी बनारसी। अच्छा। उस समय के हास्यव्यंग्य लेखक भी थे, आज के साहित्य परिशिष्ट के संपादक भी थे। तो उन्होंने मुझे देखा कि हाँ, तब तक मेरे पिता नहीं रहे थे। ये भी आपको एक बहुत ज़रूरी बात मैं बता दूं, अपने समय की लेखिकाओं और स्त्रियों से बहुत अलग, कि हम 4 बहनें थे, लेकिन हम चारों बहनों को कभी 1 मिनट के लिए भी हमारे मध्यवर्गीय माता पिता ने ये नहीं कहा कि तुम लड़कियां हो, तुम दूसरों के घर जाओगी और तुम कैसे, इसलिए तुम खाना बनाना सीखो या आटा मलना सीखो। ये मेरी माँ पिता किसी ने नहीं हम लोगों से कहा। और हम लोगों को गाना गाओ और जो चाहो सुनाओ, ये सब करते रहते थे। मुझे मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आज अखबार के बारे में बात कर सकता हूँ। आप उनमें से एक हैं जिनसे मैं जान सकता हूँ उस पूरे दौर के बारे में, जब आज समाचार पत्र में कहानी छपी हो और वो एक उल्लास का माहौल हो कि भाई आज में हम छपे हैं। थोड़ा उस दौर के बारे में बताइए और अखबार के बारे में भी थोड़ा सा। देखिए, ऐसा है अंजुम कि जब तक मैं आज में छपी तब तक मेरे पिता नहीं रहे थे। और मैं अपने बचपन को बिल्कुल ठीक 2 में विभक्त कर देती हूँ। बहुत समृद्ध, बहुत उछलता कूदता और क्या रिबन लगाए जूते, और काफ़ी डिसिप्लिन्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड, अनुशासित। वो बच्चियाँ भी वो लगा के ही जाएंगी और शाम को खेलने जाएंगी, लेकिन और उसके बाद घर से नीचे भी नहीं उतरेंगी। बल्कि मेरे पति मुझे चिढ़ाया करते हैं कि तुम्हारे पिता थे कि जेलर थे, हैं कोई बात हुई। तो जो भी है उस तक। लेकिन उसके बाद जब पिता नहीं रहे, 6ठी में मैं थी, 6वीं क्लास में, उसके बाद से एक दूसरा बचपन शुरू हुआ। 4 बेटियाँ, बहुत छोटा भाई 2.5 साल का, और कहीं कुछ नहीं, चाचा मामा को कुछ नहीं। और वो मेरी माँ का एक इतना लंबा संघर्ष था, जो कि मैं सोचती हूँ कि शायद मैं भी उस सुसाइड कर लेती अगर इस तरह की तकलीफ़ होती कि कहीं कोई आमदनी नहीं है। और वो उसमें मेरी माँ ने 4 बेटियों को पढ़ा के बड़ा किया, और उसी शहर में बहुत सम्मानित घरों में के लोग आए उनकी बेटियों के हाथ के लिए। और अगर मेरी माँ ने एक घर बेचना भी चाहा, मकान छोटा, तो मेरे होने वाले ससुराल से ये सब आया संदेश कि अगर आप कुछ देंगी भी तो हम नहीं लेंगे। ये मेरी माँ की तो मेरे सामने वो स्त्री, एक माँ की, मतलब एक माँ की तरह नहीं, एक स्त्री के रूप में मैं अपनी माँ को देखती हूँ। मैं जानना चाह रहा था दरअसल आज अखबार के आज की, सॉरी, नहीं ठीक है। तो आज मेरा मतलब ये था कि इस तरह से थी कि मुझे वो आज वो साहित्यिक माहौल वो सब कुछ नहीं था। बस मैं तो घर में अम्मा बाबूजी जीजी सबके लिखते देखते हुए मैं भी लिखने लगी तो बच्चों की उसमें भेज दिया, और बच्चों को उसमें भेज दिया। और उसके बाद फिर दादा, मतलब वही परिशिष्ट के संपादक जो थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे घर के पास रहती हो, तो उनको पता चला कि मैं पितृहीन लड़की हूँ, तो उन्होंने बगैर कोई सहानुभूति जताए उन्होंने कहा कि तुम डाक से भी मत भेजा करो, तो अपनी कहानियाँ और ला के हम मुझे, अपनी कविताओं से शुरुआत की, कविताएं ला करके मुझे दिया करो। और मेरे पास ढेर सी किताबें हैं, फणीश्वरनाथ रेणु वगैरह को भी मैंने, अन्ना कैरेनिना भी मैंने उस समय से पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि देखो, कहानियाँ भी लिखो, हम कहानियों का पारिश्रमिक दे सकते हैं। वाह। वो मेरा पहला अट्रैक्शन था अंजुम, कि कहानियों का पारिश्रमिक मिलेगा। और मैं अपनी माँ की, तो जब 10 रुपये आए थे पहले और डाकिया बोला था कि सूर्यबाला मनी ऑर्डर है, तो 1 रुपये डाकिया, बाकी 9 रुपये पूजा की चौकी पर। तो आज मैं ये देखा था कि आज मैं उस समय, उसके पहले ही कृष्णदेव प्रसाद गौड़, पेटअप बनारसी,
वो मेरे पिता के मित्रों में भी थे, लेकिन तब तक ना गौड़ जी थे और शायद मेरे पिता नहीं रहे थे। भैया जी बनारसी ये थे मोहनलाल गुप्त जी। और बस इतना ही कि हाँ, लिखना पढ़ना और आज घर में आ रहा और बहुत सम्मानित। और आज के कहानी विशेषांक वो हुआ करते थे, उसमें रजनी पनिकर, शांति मेहरोत्रा, जिनको मेरी पूर्वजा कहा जाता है कि वो भी हास्य व्यंग लिखा करती थी। तो मेरा जो भी ताल्लुक़ था और मेरा वो मेरा आज के पढ़ने के माध्यम से था और घर की किताबों के माध्यम से, बाद में दादा जो किताबें देते थे उनके माध्यम से। अभी आपने कहा कि 10 रुपये, उसमें से 1 रुपया डाकिया को और 9 रुपये पूजा की चौकी पर। ये जो पूजा की चौकी पर पारिश्रमिक रखने का सिलसिला था, ये कब तक चला? अभी भी ऐसा होता है जब रॉयल्टी आती है तो रख दिया जाए? बिल्कुल होती है। और जो हमारे साथ हमारे घर में जो काम करते हैं उनका कुछ अंश रहता है। सोचा तो मैंने ये था, आज तक किसी को नहीं बताया तो मैं बताती हूँ कि जब मैं कभी बहुत कमाने लगूंगी, कभी मेरे पास पैसे होंगे, तो मेरे पिता ने बहुत खूबसूरत मकान बनवाया था अपने पैसों से, एक मध्यवर्गीय व्यक्ति ने, और अपने सारे वो जोड़ करके, अम्मा के गहने भी दे करके, वो मकान अभी भी है, लोग जाते हैं बनारस में, चेतगंज में, और वो बिल्कुल ब्राइडल केक की तरह था, सफ़ेद पूरा, कोई ढेर से वो नहीं, रंग रोगन नहीं, लेसदार, ऊपर भी नीचे भी, और उसके खंबे और उस पर वो इतना नायाब था कि लोग गुजरते हुए पूछा करते थे कि क्या बन रहा है। तो वो उन्होंने बनवाया था। तो लेकिन वो जब पिता नहीं रहे तो 10 साल, 15 साल, 20 साल में वो उसके टुकड़े, उसकी जालियाँ, उसके वो फूल पत्ते, कंगूरे सब गिरने लगे। तो मैं लेटी उन्हीं गिरते हुए कंगूरों को देखती थी। सीढ़ी चढ़ती थी तो सीढ़ी की वो भी हिलती होती थी। तो मुझे लगता था कि जब मेरे पास कभी पैसे होंगे तो मैं इसको ठीक करवाऊंगी, इस मकान को। तो शायद इसीलिए मैं अभी तक अपने लिखने का पैसा अपने लिए नहीं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, नहीं करती हैं? नहीं करती। अरे वाह। मुझे ज़रूरत भी नहीं है ना, और आता भी नहीं, नाश्ता पानी तो मेरा पति देता है तो और लिखना क्या देगा। तो कभी मेरी ज़रूरत बहुत थोड़ी थी तो मैं वो ठीक है, और दूसरे काम हो जाते हैं, बहुत से दूसरे तरह काम आते हैं जहाँ वो पैसे, रॉयल्टी उतनी मिलती भी नहीं है। हाँ, है ना। और थोड़ा कहा बहुत समझना। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। आज से सारिका की तरफ चल रहा हूँ। सारिका में बहुत सुंदर एक किस्सा ये हुआ कि छपना चाहती थी आप, और कमलेश्वर जी ने कहा कि कहानी पहले पढ़ने के लिए भेज दीजिए। नहीं, थोड़ा सा मैं सुधार करूंगी। वो ये कि मैं तो भूल गई थी, क्योंकि मेरा विवाह हो गया था, PhD हो गई, और जितनी तकलीफ़ें, जितना संघर्ष था, वो जैसे किसी जादू की उसकी तरह ख़त्म हो गया। और एक बहुत सुंदर सुदर्शन लड़का जिसने सुनकर मुझसे शादी कर ली, वो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर, वो मुझे अपने साथ ले गया, और इस तरह से बंगला हमें मिला मल्टीनेशनल का। तो सारे दुख तो दूर हो गए थे। तो अब लिखना पढ़ना छोड़ो, क्योंकि लिखना तो मेरे दुखों की शरण स्थली थी। मैं अपने दुखों के उसे लिखती जा रही थी कि पता ही नहीं था कि और भी है अंदर, इसकी मुझे नहीं थी। तो जब खुश हो गई, 3 बच्चे हो गए, तो बच्चों को मैं अपना रह रही थी। फिर मैंने एक जो कहानी पढ़ी, और सारी पत्रिकाएं लेती थी, PhD हो गई, सारी पत्रिकाएं लेती हूँ, पढ़ती हूँ बस। और कभी कभी नहीं रहा जाता था तो कहीं कहीं कुछ खंचा लिया, स्क्रिबल कर लिया। ये PhD जो है ये शादी के बाद आपकी हुई? शादी के बाद ही सब कुछ 8-10 साल का लंबा अंतराल। शादी से पहले जो लिखती थी वो सब शादी के बाद ख़त्म, ससुराल, और उसके बाद ससुराल के बाद पति ने शिप की नौकरी छोड़ दी। वो शिप में थे, शिपिंग में, उसमें मैंने विदेश यात्राएं की, और वो छोड़ दी और आ गए यहाँ अलीगढ़ में। तो वहाँ मैं एकदम घर में बैठी हूँ, 3 बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ, पाल रही हूँ, और धर्मयुग, सारिका, कादम्बनी, कहानी, सारे साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारी पत्रिकाएं लेकर के आराम से पढ़ती हूँ। उसमें कहानी पढ़ी, एक बहुत अच्छी लगी, और उसकी व्यंग्य प्रतिक्रिया लिखी। वो कमलेश्वर जी को पाठकीय प्रतिक्रिया की तरह भेजी। कमलेश्वर जी से या किसी भी लेखक लेखिका से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। और मैं भूल गई लिख करके, खूब खुश हो गई,
मतलब जैसे बहुत दिनों बाद कुछ लिखा था। 4 पेज की वो पाठ की प्रतिक्रिया थी उस निर्गुण जी की कहानी की, प्रेम कहानी की। तो 1 महीने बाद एकाएक खत आ रहा है और पति लाकर दे रहे हैं, ये कमलेश्वर जी के हाथ का लिखा, कि यदि आप नियमित रूप से लिखें तो हिंदी को आपसे कुछ बहुत अच्छी कहानियां मिल सकती। क्या बात है, ऐसे संपादक आप लिखिए, यहाँ पढ़ना आया जो आपने कहा, आप लिखिए नियमित और कुछ कहानियां मुझे पढ़ने के लिए भिजवाइए। अब ऐसे संपादक नहीं मिलते। तो इस तरह से सारिका में आपके लेखन की शुरुआत हुई जी। पढ़ने को मांगी गई और वो कहानी धीरे धीरे छपने लगी वहाँ पर। ये बताइए सूर्यबाला जी की कहानी की शुरुआत आपके भीतर कैसे होती है? यानी कोई घटना, कोई विचार जो आपको मथ रहा है, वो आपको बहुत दिनों तक परेशान करेगा, लेकिन वो कौन सा मोमेंट होता है जब आपको लगता है कि अब इसको मुझे लिख देना चाहिए, या विचार आया और आपने लिखना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा तो बहुत ही कम हुआ है कि विचार आए और हम लिखना शुरू कर दें, और कहानी ऐसे कभी नहीं लिखी है मैंने। शायद यही है कि इतना ज़्यादा मेरे अंदर उमड़ता घुमड़ता रहता है और इतने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अंजुम, कि वो अंदर महसूस करता रहता है, परेशान करता रहता है। मैंने कहा कि एक ज़िद्दी बच्चे की तरह, और उसको मैं दुत्कारती रहती हूँ, और समय भी नहीं रहता, सुविधा भी नहीं रहती, और वो भी नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिर वो छोड़ता नहीं है आपको, थोड़ा कम, मतलब जैसे डांट दिया बच्चे को तो दुबक के बैठ गया, फिर आया। तो जो तो पूछा आपने ना कि कोई घटना या व्यक्ति विचार, तो कोई व्यक्ति, सिर्फ व्यक्ति ही देख करके, कभी कोई विचार तो कुछ देख करके ही आएगा, और या फिर कोई घटना, छोटी सी घटना, या फिर मैं एक आपको बताऊं घटना। हाँ बिल्कुल। आपको शायद आपको पता हो, मेरा पहला उपन्यास मेरे संधि पत्र। हाँ, जान रहा हूँ। तो मेरे संधि पत्र में का कहीं ये नहीं, उसका कहीं नाम निशान नहीं। मैं 9-10 में पढ़ती थी, और साथ में मेरे एक 2 लड़कियां थीं, तो उनसे टीचर ड्रामे की प्रैक्टिस हो रही थी, और टीचर ने कहा कि घर से अपनी मम्मी से मांग कर साड़ियाँ ले आना 4। तो उसने कहा कि उस लड़की ने कहा कि सिस्टर मम्मी नहीं देती हैं, मम्मी नहीं देती, मम्मी से कहना कि अभी मम्मी बनी भी नहीं और देती नहीं है साड़ी। तब मुझे समझ में आया कि इस लड़की की सौतेली माँ है, और वो असली माँ की तरह बड़े अधिकार पूर्वक अपनी बच्ची से कह रही है कि नहीं, हम साड़ी नहीं देंगे, और टीचर उसको कह दे रही है कि जाके अपनी मम्मी से कहना कि अभी अपनी मम्मी तुम बनी भी नहीं, और इतना रोब गांठ रही हो। ठीक यही वाक्य शायद 20 साल बाद या 25 साल बाद मेरी कहानी, मेरे उपन्यास मेरे संधि पत्र में शिवा की दूसरी जो चपल लड़की होती है रिंकी, उससे उसकी टीचर कहती है, और वो आकर के कहती है। तो ये मैंने नहीं कभी सोचा था, पर ये वाक्य कहीं मेरे अंदर ठहरा हुआ था, जो समय पाकर निकला। चूँकि अचानक से आप मेरे संधि पत्र की बात होने लगी, धर्मयुग में छपा था पहल ये मेरे संधि पत्र। सवाल मेरे संधि पत्र को लेकर ये है कि जब इसको पढ़ रहे हैं हम, जो शिवा का चरित्र है इसमें जी, वो शिवा का चरित्र क्या स्वायत्त है, स्वतंत्र है, या आप उसको लगाम आपके हाथ में और आप उसको लेकर चल रही है? अगर आपके हाथ में है तो वो रत्नेश के साथ क्यों नहीं जा पाई? जाना चाहिए था। पाठक की हैसियत से बोल रहा हूँ मैं, कि लगा कि नहीं, चला जाना चाहिए। ख़ास तौर पर जिस समय पर आपने इसे लिखा था उस समय की बात कर रहा हूँ। आज के समय में परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन नहीं जा पाई। चाहती तो जा सकती थी। तो यहाँ पर शिवा स्वायत्त होकर अपना निर्णय ले रही थी, या सूर्यबाला शिवा का निर्णय ले रही थी? आपने जो कहा ना, ठीक यही चीज़ बहुत से पाठकों ने, और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आपकी पीढ़ी शिवा को समझने की कोशिश कर रही है, वरना मेरी पीढ़ी ने तो नकार दिया था, ये भी आपको बता दूं। इसलिए मैं और चुप हो गई थी। मेरी पीढ़ी शिवा को नहीं समझ पाई थी, वो स्त्री मुक्ति और वो स्त्री उसी को लेके चल रही थी। वो समझ नहीं पाई कि विरोध की स्थितियां नहीं हैं, और वो विरोध करवा रहे हैं स्त्रीपात से।
तो ऐसे मुझे तरस आता है। इसीलिए मैंने कहा कि उस समय के हिसाब हाँ, से उस समय मैं आज के समय के हिसाब से कहता तो ज़रूर कहता कि वो विरोध क्यों नहीं करती है, लेकिन मैं उसे तब की परिस्थितियों में रख कर देख रहा हूँ। जी, तो तब की परिस्थिति में ये है कि मुझसे ठीक यही प्रश्न दूसरे पाठक ने भी कहा कि मैडम आप शिवा के लिए कुछ करना चाहिए था, रात भर नींद नहीं आई, मैं सोई नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगी शिवा के लिए कुछ करिए। मेरा पाठक कह रहे, मेरी पाठिका। मैंने कहा क्या करूं? कह लगी उसको या तो आप रत्नेश के साथ चले जाने दीजिए ना। तो मैंने कहा कि मैंने तो शिवा से बहुत कहा, लेकिन वो मानी नहीं, तो मैं क्या करूं? तो अब इसे आप जो चाहे वो समझिए, चाहे आप इसे मेरे द्वंद्व समझिए, चाहे आप इसे मेरे समय का दबाव कहिए, और चाहे आप इसे मेरे संस्कार कहिए, और चाहे इसे आप मेरी स्त्री का एक आप वो मान लीजिए कि अपने आत्मनियंत्रण और सब। ये कन्फ्यूजन क्रिएट कैसे होती है? वो जाना चाहती है, नहीं जा पाई। ऐसे ही यामिनी है, वो भी कंफ्यूज है। नहीं, यामिनी तो कर लेती है। अंजुम, शिवा और यामिनी में तो जमीन आसमान का फर्क है। वो भी तो निखिल और पुतुल के बीच में कंफ्यूज रहती है एक लेवल तक, यामिनी भी। नहीं, पुतुल तो उसका बेटा होता है 14 वर्ष का, और पुतुल से पूछ कर देखिए, शिवा नहीं करती दूसरा विवाह, और यामिनी 14 साल के बेटे के होते हुए दूसरा विवाह करती है सामाजिक सुरक्षा के लिए, और दूसरा विवाह करती है पुतुल से पूछकर, अपने बेटे से पूछ के निखिल अंकल से विवाह करूं। और पुतुल बहुत खुश होता है कि निखिल अंकल पापा बन के घर में आ जाएंगे। जब निखिल अंकल आ गए घर में पापा बन के, तब पुतुल देखता है कि ये पापा है, ये अंकल निखिल अंकल नहीं है। लेकिन शिवा बदल तो बहुत गई। 76 की शिवा और आई ये पिछले अंतिम दशक, पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में, तो यामिनी स्वयं अपना विवाह करती है। और ये मनोवैज्ञानिक स्थितियां थी चारों तरफ फैली हुई, इसमें कोई वो नहीं था विमर्श कि ना तो निखिल की कोई गलती है, ना पुतुल की कोई गलती है, ना यामिनी की। क्योंकि निखिल का बहुत सीधा है कि ओवरनाइट वो नहीं हो सकता, जो है धीरे धीरे। और पुतुल 14 साल का एक किशोर कभी फट से किसी को पिता नहीं मान सकता है। और यामिनी दो पाटों नहीं, 3 पाटों के बीच में छितरा रही है। निखिल के लिए वो नवोढ़ा है, और यामिनी के लिए 14 साल की माँ है। तो बदली तो बहुत है स्थिति। यानी पात्र जो हैं वो अपना निर्णय स्वयं करते हैं कि वो किधर जाएंगे। कहानीकार ये निर्णय नहीं करता है, पहले से मानकर नहीं चलता है कि मुझे कहाँ ले जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ ले जाते हैं हम जिन्हें में। इसी तरीके से क्या कहानी का अंत और कहानी की शुरुआत भी होती है? मान लीजिए कोई विचार आपको आया जी, वो केंद्र में है, मान लिया, लेकिन उस विचार के केंद्र में रहते हुए उस कहानी की शुरुआत कैसे होगी, इस पर कहानीकार कितना सोचता है कि उस विचार को तो मैं केंद्र में रखूँगा, लेकिन इस कहानी की शुरुआत मैं कैसे करूँ, बैकग्राउंड कैसे बनाऊँ। मेरी कहानियों की शुरुआत विचार से भी पहले संवेदना से होती है। बहुत गहरी कचोट, बहुत गहरी कोई चीज़ मुझे मथती है। वो कौन से विचार से जुड़ती है या कहाँ मैं कहती हूँ, उससे नहीं, बस मुझे उससे मुक्ति पानी है। मुझे अंदर जो चीज़ बहुत मथ रही है उससे मुक्ति पानी है। उसके साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें जुड़ती हैं, और एक बार एक चरम आवेग आता है जब मेरे हाथ में कलम होती है और मैं लिखती जाती हूँ। बहुत छोटी सिटिंग्स में लिखती हूँ। जब एक बार शुरुआत हो गई तब वो कहानी अपना रास्ता पकड़ती जाती है, चरित्र आते जाते हैं, मिलते जाते हैं, और घटनाएं। और अंजुम, मैंने अपने जीवन में इतने संघर्ष, इतनी तरह के संघर्ष और ऐसे ऐसे स्त्री चरित्र देखे हैं। राजेंद्र यादव ने मेरे संधि पत्र पढ़ने के बाद मुझे लिखा था, बहुत प्रशंसा की, और लिखा कि ये बताइए, लेकिन एक बात बताइए कि इस चरित्र में, इस नॉवेल में आपके हर पात्र गुड्डी गुड्डी है, नौकर चाकर तक। जीवन में ऐसा होता है क्या? तो मैंने उनको लिखा कि राजन जी, इससे और अच्छा होता है, इससे और अच्छे लोग मेरे जीवन में आए हैं। मैंने नहीं लिखा कि वो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हो जाएंगे। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन द्वंद्व क्रिएट करने के लिए जी, आपको अपने भीतर
वो द्वंद्व क्रिएट करना पड़ता होगा तभी नहीं, द्वंद्व हम क्रिएट नहीं करते, द्वंद्व तो होते रहते हैं, होते रहते हैं, स्वाभाविक है। आपके अंदर भी देखिए, आप क्रिएट नहीं करते हैं। द्वंद्व आपके प्रतिरोध हैं, रिएक्शंस हैं आपके, वो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है हर चीज को लेकर के। अपने पात्रों के भीतर तो मेरे ही द्वंद्व पात्रों में उतरते हैं। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। आप कह सकते हैं। क्या आपके ही, क्योंकि आमतौर पर ये कहते हैं कि कहानीकार हर कहानी में थोड़ा थोड़ा रहता है, वो खुद ही रहता है। जी, रहता है, और उसी के द्वंद्व कहानी में उभर कर सामने आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अपने द्वंद्व छुपाने के लिए कि यहाँ पर कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, तो वो उसको कम करके कुछ नए द्वंद्व क्रिएट भी करता होगा, काउंटर करता ही होगा। ऐसा आपके साथ कभी हुआ क्या? जी, बिल्कुल हुआ है, कई बार हुआ है, क्योंकि मुझे ये रखना है। लेकिन मैं हमेशा अपने साथ एक वो रखती हूँ कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, और सामने वाले की बात को भी उतनी अहमियत दी जानी चाहिए। तो इसको तो आप बहुत ज़्यादा देखेंगे अपने पूरे फुल विस्फोट में। ये मेरे नए वाले उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी में, जहाँ पर कि ननद भाभी, एक बिल्कुल अलग संस्कारों वाली वसुधा, जिसकी माँ ने पूरा जीवन अपना में दिया, और उसकी भाभी मेधा जिसका जो ऐसे परिवार से आई है कि हम अपने लिए जी रहे हैं, लेट्स लिव फॉर आवरसेल्फ, सब लोग अपने अपने लिए जियो। तो सब अपने अपने लिए जी रहे हैं। मेहमानों को मना कर दिया जाता है कि भाई हम नहीं इस हैं आप, तो मेहमान भी ऐसा समझते हैं, और यहाँ है, और वेणु का घर है, वसुधा की छोटी बहनी वेणु की, वो तो चले ही आ रहे हैं, और एक अलग ही माहौल है। ये जो उपन्यास का आपने नाम लिया, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, जी, आपको लगता नहीं कि जिस समय में आपने ये उपन्यास लिखा है, जी, ये इसका जो बैकग्राउंड है बहुत सामान्य है? जी जी, इस पर बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं, बहुत सी कहानियां लिखी जा चुकी हैं, जी, और आपकी खुद की कहानियां इस पर हैं। मेरी भी, मैंने तो कब से लिखना, जब से मैं अगर देखूं अलविदा अन्ना, उसका भी बैकग्राउंड आपको वेणु की डायरी में मिल जाता है। वो बैकग्राउंड क्या, वो तो सीधे सीधे जाती वो है, मतलब दादी और पोती की भिड़ंत है। वो तो इतने बढ़िया पाठकों ने मुझे दी है। कभी कुछ होता है, मैडम अन्ना कितनी बड़ी हुई, मैडम क्या अन्ना ये क्यों फिर आपको लगा कि वेणु की डायरी उपन्यास जो है इसको आज के समय में लिखा जाना चाहिए, जब इतना सब कुछ है? इसलिए लिखा जाना चाहिए कि आप उस उपन्यास पर आई सारी रिएक्शंस और उनको देखिए, समीक्षाओं को। उन्होंने एक एक उपन्यास के नाम लिए हैं समीक्षाओं में कि इतने, और ललित सुरजन ने तो अपना पूरा संपादकीय, और 50 पेज पढ़ के लोग मुझे फ़ोन करते, कहने के इतने आए हैं, लेकिन जो चीज़ आप ले आई हैं, जिस समय को, मतलब खाली उन घटनाओं को और आने जाने वाली और इसको पूर्व पश्चिम को नहीं, आप जितना कुछ ले आई हैं इस उपन्यास में, मतलब बहुत बहुत गहरी सोच में आप अंदर एक गहरी विचार में डूबी हैं, और जो आपने उसी माध्यम से जो कहते हैं अपने मानवीय मूल्यों का वो उसको लेके देखा है तटस्थ भाव से। तो मेरे रीडर्स ने मुझे बहुत कहा है कि आप जजमेंटल कहीं नहीं हुई हैं, न पूर्व के प्रति न पश्चिम के प्रति, जो कि आपकी उम्र की लेखिका के लिए बहुत स्वाभाविक था। आप तीसरी पीढ़ी, जो वेणु का बेटा है बेटू, उसके साथ भी उतनी ही खड़ी हैं। ये भी सच है अपनी जगह पर। और वेणु और मेधा जो कहती है तुमने मुझसे शादी की है, ये बताओ, या क्या बताओ, वेणु पहले बताओ, माता पिता चले गए तो तुम किसके तो हो इस समय, तुम्हारे माता पिता या मैं हूँ? तो तमाम सारी चीज़ें। ये जो प्रवासी जीवन है जी, ये आपको इतना परेशान क्यों करता है? क्या निजी जीवन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो विदेश और धरती इन दोनों को मथती हैं या जोड़ती हैं आपस में, या लगता है कि नहीं अपने ही देश में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, या बाहर रहकर देश को याद करना? क्योंकि आपकी कहानियाँ भी इस पर हैं, उपन्यास भी इस पर है, इसलिए। जी, मैं कई बार रही हूँ। बहुत पहले मेरे लिए विदेश कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरे पति शिप में थे तो मैंने तो विदेश बहुत घूमा था, लेकिन अब बाद में मैंने समझ में आया कि मैंने तमाशबीनी की थी, वो हर पोर्ट पे जाके घूमा था। लेकिन जब मेरा बेटा गया रहने लगा,
और वहाँ मैं जाके बड़े खुश गई रहने के लिए कि अब मैं विदेश में रहूँगी। तो मेरे बहुत से मोह भंग हुए, और मेरे मोह भंग सिर्फ ये रिश्तों वाले नहीं थे, मेरे मोह भंग उस पश्चिमी समाज से भी थे, जो समाज बहुत आगे चला गया है और जिसके पीछे हम गांधारी की तरह आँख में पट्टी बांध के दौड़ रहे हैं, भारत दौड़ रहा है, वो समाज, वो चीज़ें। तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे मोह भंग मेरे हो रहे थे। और जो आपने कहा कि इस पर मुझे लिखना चाहिए, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कोई उपन्यास लिखूंगी और वेणु की डायरी लिखूंगी और इतना मोटा लिखूंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं कभी भी योजना बनाकर, विचार ला करके, खंड बना करके लिखती ही नहीं। तो मैं डायरीज लिख रही थी, जो अपना दुख है। मैंने कहा ना, कलम हमेशा से मेरे दुखों की शरणस्थली रही है, मेरी तकलीफ़ों की, जो कि घर में कोई नहीं समझ सकता, बाहर भी नहीं। और ये जो दुख हैं, ये निजी भी हो सकते हैं और निज को समाज से जोड़ने वाले भी हो सकते हैं। जी जी जी, समाज से जुड़े होते हैं, मेरे निजी होते हैं जो समाज से जुड़ते हैं। समाज की चीज़ों को देख करके भी तो हमको दुख होता है। एंड मच द ग्रीफ माई हार्ट, जो कहते हैं, तो हमारी तो बहुत तकलीफ होती है किसी भी, तो हमारे साथ ये होता है कि हम उसको लिख भी देते हैं। ठीक बात। हमारे जैसी सुविधा होती है। तो वहाँ मुझे याद है कि मेरे बेटे की सहेली जब आके मुझसे कह रही, आई हैव बीन चक्ड आउट फ्रॉम माई जॉब, और वो रिसेशन, मंदी का ज़माना था। हाँ, ये लोगों ने कहा है कि आप क्या क्या चीज़ें लेके आई हैं, जहाँ पर कि शहर के शहर दिवालिया हो रहे थे अमेरिका में, और जहाँ पर कि हॉस्पिटल के ठीक सामने मुझे सिमेट्री दिखाई पड़ रही है, और इतना बढ़िया, इतना करुण व्यंग्य है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने आओ और अपनी जगह आरक्षित कर सकते हो, रिज़र्व कर सकते हो अपनी कब्र की जगह। और जहाँ पर कि यहाँ पर युवा इंजीनियर गए हैं यहाँ से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो वहाँ पर मंदी का रिसेशन चल पड़ी है, रिसेशन का दौर, और फिर उन युवा इंजीनियरों की बीवियाँ बेबी केयर खोल रही हैं वहाँ पर। और जब मेरी डॉक्टर बहू मुझे लेकर के अपनी बच्ची के लिए उस बेबी केयर वाली का इंटरव्यू करने गई, मेरे लिए वही जो कह रहे हो, विचार, घटना, शब्द, तो ये नवोढ़ा जो भारत से आई है यहाँ, ये क्या बेबी केयर खोलने के लिए आई है यहाँ, ये सिमेट्री यहाँ देख रही हूँ। और स्त्री पुरुष संबंधों के इतने, यही प्रगति, यही स्वतंत्र नारी है। ठीक बात। यही पश्चिम की नारी है, जिसका हमारी भारतीय नारी अंधा अनुकरण कर रही है। क्या हालत है उसकी। यही बच्चे हैं। एक इतना इतना बड़ा विक्षिप्त समाज निर्मित हो रहा है, विश्व समाज। इसलिए वेणु की डायरी है, इसलिए है। वेणु की डायरी से एक और कहानी की तरफ जा रहा हूँ, जो कि बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन उसका सच हमको आज ज़्यादा दिखलाई पड़ता है। कहानी का नाम है रेस। कहानी का नाम है रेस जी। कॉरपोरेट कल्चर पर लिखी गई कहानी है, और इतना सूक्ष्म वर्णन है कहानी में, लगता है कि आपका आंखों देखा है वो सारा। रेस उस समय पर जब लिखी गई तब वैसा कल्चर संभवतः नहीं ही रहा होगा, लेकिन आज वैसा कल्चर है। कैसे वो कहानी लिखी गई थी, क्या वाकई में आपका आंखों देखा है सारा? वो कहानी मेरे अंदर से गुजरी हुई है। वो कहानी मेरे पति के साथ घटित हुई। लेकिन पति तो आपके उसमें थे, मल्टीनेशनल नहीं, शिपिंग छोड़ करके मल्टीनेशनल में आ गए थे। और हम ये तुम्हें बता दें कि हमारा जो परिवार है बहुत भाग्यशाली हुआ है। मेरी माँ का परिवार भी और मेरे पति का परिवार भी, ये देने वाला परिवार है। ये छोड़ देते हैं, चीज़ें दे देते हैं, और ये कभी पॉलिटिक्स नहीं करते। मेरे बच्चे भी तो मेरे पति उस तरह की पॉलिटिक्स कि जो हमारे सामने इतनी अच्छी तरह बात कर रहा है, वो मेरे पीठ पीछे डायरेक्टर से ये सब कर रहा है। वो उनके ऊपर से गुजर रही थी, और वो मुझसे नहीं कह रहे थे, मैं उनसे नहीं कह रही थी, लेकिन मैं महसूस कर रही थी। तो अलीगढ़ जैसे शहर में रह करके मैंने कारपोरेट कल्चर का कि वो विभीषिका, वो एक दूसरे को रौंद कर आगे बढ़ने की बिना बात, जो व्यक्ति के का पद आपको कहीं से भी नहीं बिगाड़ रहा है, वो आपका हर दिन रहने वाला पड़ोसी, नेबर, वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। क्योंकि अलीगढ़ में तो आज भी कॉरपोरेट कल्चर नहीं है।
आज भी नहीं है। आप तब मल्टीनेशनल में है ना। हाँ। मल्टीनेशनल में हमारे सारे ब्रिटिश वो आया करते थे, लेकिन पीठ में जो कहते हैं मीठी छुरी तो अपने कल्चर वाले डाल रहे थे, ब्रिटिश वाले नहीं कर रहे थे। ऐसी एक और कहानी है आपकी मुक्ति पर्व। जी। अब वो कहानी ऐसा लगता है कि कोई न्यूज़ था और उसको लेकर वो कहानी लिखती गई। जी नहीं, मैं न्यूज़ नहीं थी, वो मेरी बहुत अंदर से गुजरी हुई कहानी है। वो भी वो मेरी बड़ी बहन के साथ गुजरा है। हमारे ज़माने में मौसेरी चचेरी नहीं होता है, मेरी अपनी मौसेरी बहन के साथ। वो हमारे जीजा जी बहुत बड़े वो थे, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, उनके बनाए हुए वल्लभगढ़ फॉर्म वगैरह हैं, और उनसे उनके वीसी ने इस तरह का, हम लोग सुनते थे, छोटे थे, कहानी लिखने का तो दिमाग में था भी नहीं, सुना करते थे कि जीजा जी के साथ ये हो रहा है, फिर जीजा जी का वीसी उनके साथ उनके ऊपर कर रहा है तमाम। उनको फिर पता चला और फुसफुसाहट के से कि वो सस्पेंड हो गए, और वो बहुत अच्छे थे, वो इतना अच्छा व्यक्ति था। और उसको 46 साल की उम्र में हमारे पास, तब तक तो मेरा विवाह वगैरह हो गया था, खबर आई थी कि नहीं रहे वो। बाद में वो बेगुनाह साबित हुए। तो बहुत बाद में मैंने वो मुक्ति मार्ग लिखा, मुक्ति पर्व। मुक्ति पर्व, क्योंकि ये हम अब देखते हैं कि कोई गलत आरोप में जेल के अंदर है जी, मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद पता लग रहा है कि वो बेगुनाह साबित हो रहा है। तो वो कहानियाँ आपने कैसे लिखी, मैं यही जानना चाह रहा था। पात्रों से बाहर निकल पाती हैं? ये तो आप लोग जाने हम तो लिखते हुए बेसुध रहते हैं। देखो अंजुम, हम जब लिखते हैं ना तो हमारी उस कहानी की, भाई वो जब लिखना शुरू करते हैं तब तक एक दुनिया बनने लगती है, तो हम उस कहानी की दुनिया में जीने लगते हैं। हम उसी में उसी वो हमारी मतलब हमें अपनी ही बनाई दुनिया काल्पनिक नहीं लगती, हम उसमें जीने लगते हैं, उसके पात्रों में, उसकी घटनाओं में, उसके सब में। और वो चल रहे हैं, कहाँ कैसे टर्न लेंगे, क्या करेंगे। नहीं, बहुतेरे ऐसे कहानीकार हैं, मैंने यही संगत में बात की है, उनका कहना है कि कई कहानियों तक, मतलब अगली कई कहानी जो लिखी जा रही है उस तक पुराने पात्र पीछा नहीं छोड़ते हैं हमारा, और वो बार बार उसमें आ जाना चाहते हैं। कई बार आप इतने डूब जाते हैं किसी पात्र में कि आप उससे खुद को विलग नहीं कर पाते हैं। जी, ये भी सच है। जैसे आप ही की एक कहानी है न किन्नी ना, जी, है ना जी। उस पात्र को पढ़ते हुए लगता है कि जैसे कहानीकार इस पात्र से कभी अलग हो पाई होंगी कि नहीं हो पाई होंगी। जी जी जी, हमने कहा ना बहुत सी दुनिया हमारे साथ चला करती है। हाँ। हमारी कलम की दुनिया भी हमारे साथ चला करती है। तो क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जीवन में वो मेरे से हमसे अभिन्न रूप से जुड़ी होती हैं ना, तो कहानी लिख करके भी हम उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। ये बात सच है। और किसी न किसी रूप में आती रहती हैं, वो लड़कियाँ, वो लड़के, वो पिता, वो माएँ, वो स्त्रियाँ, वो बहनें, वो किसी न किसी रूप में अपना जो कहते हैं ना डिस्गाइज, अपना वेश बदल के। लेकिन इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ कहीं दोहराव तो नहीं हो रहा है। और ऊपरी दोहराव अलग चीज़ है, लेकिन आंतरिक दोहराव नहीं हुआ है। हमेशा एक नई संवेदना के साथ ही, जैसे विदेशों पर मैंने 2-3 कहानियाँ एक तरह की लिखी हैं, लेकिन मैंने जो अपनी नई कहानी संग्रह बहनों का जलसा, उसमें मैंने लिख भी दिया है कि लेकिन उसमें चीज़ें बिल्कुल 2 अलग चीज़ें हैं। वो मैं आपको बताऊं? हाँ, वो उसमें है एक बच्चे कल मिलेंगे, बच्चे कल मिलेंगे, और वीकेंड का ब्रेकफास्ट, सप्ताहांत का ब्रेकफास्ट, कि एक सप्ताह तक बूढ़े माता पिता इंतज़ार करते हैं कि वीकेंड पर हमें बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन वीकेंड पर भी उनके क्लास रहती है और पिता उनको जल्दी ले लेके जाता रहता है। तो ये इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं तो अपने अंदर से महसूस कोई अंदर से ही निकलती हैं। चूँकि चरित्र की बात चल रही है जी, आपके कुछ चरित्र प्रधान कहानियाँ भी हैं। गोबर चाचा का किस्सा हो गया, या सुनंदा छोकरी एक वो कहानी आपकी है, सुनंदा छोकरी की डायरी, जिसमें कि वो बम्बई की भाषा बोल रही होती है। सवाल यह है कि चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखते हुए क्या चरित्रों की प्रधानता पहले से तय हो जाती है, या चरित्र इतने प्रभावी लेखन के दौरान हो जाते हैं कि वो केंद्र में आ जाते हैं और कहानी चरित्र प्रधान बन जाती है? मैं आपसे एक बात बताऊं, मैंने कहा ना आपसे कि मैं विचार करके नहीं लिखती हूँ। हाँ। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ जो दिया तो मैं शुरू हो जाती हूँ, फिर कहानी आप
वो चरित्र को कितना पकड़ दी जाती है। लेकिन ये बात सच है कि ये सुनंदा छोकरी की डायरी भी बहुत थोड़ी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें कि मेरे सामने एक सीधा चरित्र रहता है। वरना मैं कहानी लिखने के बाद सोचती हूँ कि ये चरित्र तो मेरे आसपास कहीं था ही नहीं, ये कैसे बना है, ये कैसे हुआ है। तो सुनंदा छोकरी की डायरी तो घर में थी, मेरे ही घर में थी, और उसके 2-3 वाक्य, और उसको लेकर के ही मैंने, बल्कि एक और कहानी है मेरी, सिंड्रेला का सपना, पर उसमें बिल्कुल मैंने देखा कहीं एक तो नहीं हो रही है, तो बिल्कुल अलग चीज़ है। ये व्यंग्य है पूरी सुनंदा छोकरी की डायरी। तो सुनंदा छोकरी ठीक बाकायदे। इसका अंत बहुत अच्छा है कहानी का, जब बोलते झाड़ू लगाने आई ना। हाँ, कि हंसना भी था इस पर। आपको अच्छा लगा? हाँ, अंत अच्छा है उसका। भाषा कैसे तय होती है सूर्यबाला जी? भाषा तो अपने आप तय हो जाती है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, कि पात्र अपनी भाषा लेकर आता है हमारे पास। कौन सा चरित्र किस भाषा में ज्यादा प्रभावी होगा ये तो देखना ही पड़ता है। नहीं, वो पात्र अपनी भाषा लेके आता है भाई। हम कल्पना में आसमान से थोड़ी पात्र लाते हैं। जब सुनंदा की छोकरी आई तो सुनंदा छोकरी का वो वाक्य है, उस वाक्य ने मुझे मथा ना, तो उस वाक्य से कहानी बनी। कायकू बोलती मैं आती। हाँ, और दाल खाता है, रात खाता है, स्वीट खाता है। ये लोग उसका कुतरा को मैं बैडा देती है, करीम काका। तो लोग सोचते हैं, अक्सर मुझसे कहते हैं कि मैडम आप उन शहरों में गई होंगी, वहाँ रही होंगी। मैं कहती हूँ नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि पात्र मेरे पास आ जाते हैं, कहानियाँ मेरे पास आ जाती हैं। रिसर्च तो करनी पड़ती होगी भाषा को, इसीलिए कम लिखा है मैंने कम लिखा है ना। ठीक। सूर्यबाला जी, एक चीज़ और, कहानी पूरी होती है या अधूरी कहानियों की संख्या ज़्यादा होती है कहानीकार के पास? अब हो गई है अधूरी कहानियों की संख्या ज़्यादा। क्योंकि पहले तो एक जगह है, दूसरी पत्रिका मांग रही है, चौथी पत्रिका मांग रही है, तो हमेशा लगा रहता था कि हमारी कितनी कहानियाँ किस किस पत्रिका में है, ये है। अब वो सबसे मन भर गया, और अब लिखना भी नहीं उतना होता है, और मैं लिखने के लिए उतनी बेचैन भी नहीं होती। जब आना होगा कहानी तो आएगी। अभी आपने कहा पत्रिका अगर मांग रही है तो, यानी डिमांड आधारित कहानियाँ। जी। एक समय था जब धर्मयुग और सारिका आदि में आप कहानियाँ लिख रहे थे, और कहानी आपसे कहकर मंगवाई जाती थी। जी। तो उनको बुरा नहीं माना जाता था। जी। कि डिमांड है तो आप कहानी दे रहे हैं। जी। लेकिन अब के समय में अगर डिमांड आधारित कहानियाँ हों तो उसको खराब माना जाता है। ये परिवर्तन क्यों हो गया? डिमांड, हम डिमांड पर नहीं लिखते थे। हम डिमांड पर बिल्कुल नहीं लिखते थे। हम तो अपना टाइम लेते ही थे, हम ख़त्म कर ही नहीं सकते थे। और कहानी ज़बरदस्ती लिखी जा ही नहीं सकती है, आप उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर लिखेंगे तो वो नकली रिपोर्टाज हो जाएगा, कहानी नहीं हो पाएगी, और उससे तो आप बहुत असंतुष्ट रहेंगे। तो ज़्यादातर ये होता था कि कहानियाँ तो हमारी प्रोसेस में हैं ही, चल रही हैं। इतना कुछ झेला था मैंने अपने जीवन में अंजुम, कि उसके लिए तो कई जन्म लेने होंगे लिखने के लिए, तो इसलिए कहानी चलती होती थी। तो इसलिए डिमांड पर वो खुशी होती थी, वो एक तरह का प्रोत्साहन होता था, लेकिन वो समय हमें उतना देते थे बस। चूँकि आप व्यंग्य भी लिखती हैं जी सूर्यबाला जी, लेकिन कहानियों में वो व्यंग्य उतना नहीं दिखलाई पड़ता है जितने आप जो छोटे व्यंग्य लिखती हैं वो सीधे व्यंग्य होते हैं और सीधे कटाक्ष होते हैं जी। कहानियों में वो भाषा उस तरीके से क्यों नहीं आती? ये बाइफर्केशन कैसे होता है कि मैं कहानी लिख रही हूँ तो यहाँ मुझे व्यंग्य नहीं आने देना है, और यहाँ मैं व्यंग्य लिख रही हूँ तो यहाँ कहानी का पुट नहीं होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं कहानियाँ लिख रही हूँ, उसमें व्यंग्य आ रहा है तो बड़े मज़े से आ रहा है, और मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि मैं कहानी में व्यंग्य आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या है। अरे आप मेरी कहानियाँ देखिए, बहुत ही मज़ेदार हैं। वो जो बीच में आप वो अंश पढ़िए, होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, उसमें तो खैर हाँ है ना, तो जहाँ ज़रूरत होगी हाँ। तो बाबूजी और बंदर में देखिए ना, बच्चे भी कर रहे हैं कि आपका बहुत पुराना जोक हो गया, या आप मैं इसको लेकर क्या करेंगे हम, आपकी गणेश जी की मूर्ति, अमिताभ बच्चन की फ़ोटो नहीं लाया आप, तो इसलिए हम मतलब बहुत सी कहानियों में आया है। नहीं, जो सीधे व्यंग्य हैं, आपके जैसे व्यंग्य संग्रही हैं, अब कहानी लिखी जाएगी इस घटना पर या व्यंग्य लिखा जाएगा, ये कैसे तय करती हैं? ये भी मैं नहीं तय करती हूँ,
वो आया, कौन आई तो ज़्यादा करके किसी मज़ेदार वाक्य, किसी मज़ेदार चीज़ से ही आती है, या किसी बड़ी तकलीफ देह चीज़ से आती है। क्योंकि विसंगतियाँ और विरूपताएँ तो हमारी चारों तरफ जो हो रहा है, जिस पर आज से 10, 15, 20 साल पहले हम वो क्या करते थे, व्यंग्य लिखा करते थे, उसे हम जी रहे हैं। हम उन्हीं स्थितियों में जी रहे हैं, वो करने को अभिशप्त हैं हम। तो इसलिए हमारे ये लोगों ने भी कहा है ये करके कि सूर्यबाला जी कभी व्यंग्य को इंजेक्ट नहीं करती हैं, वो आता है तो आता है, इसीलिए व्यंग्य छोटे छोटे। इतनी बार लोगों ने कहा है कि हमारा मन है कि आपके पास भाषा भी है, आपके पास ये भी चाहे आप व्यंग्य उपन्यास लिखिए। ना मैंने व्यंग्य उपन्यास लिखा, ना मैंने व्यंग्य नाटक लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा। फिर मैंने छोटे छोटे व्यंग्य लिखे जो कौंध की तरह आए और जितना था दिया, उसके बाद कलम ठप पड़ गई, सूर्यबाला जी उठ गई। कई व्यंग्यों पर तो, आपके कई व्यंग्य पर तो आलोचना भी हुई है। नहीं, कुछ नहीं आलोचना, मतलब लोगों ने कहा कि ये किस तरीके का लिख दिया, एक पत्नी के कारनामे। वो व्यंग्य, वो अपने आप देखो मज़ेदार वो हो गया है। कितनी बढ़िया चीज़ आपने कही कि वो कहानी और व्यंग्य का इतना बढ़िया, इतना हारमोनियस कॉम्बिनेशन हो गया है। लेकिन मैं उसको कहानी सोच करके ही मैं लिख रही थी, और उसकी शुरुआत फिर 4 सेंटेंस से हुई थी। खुद मेरे पति जा रहे थे कहीं, और वो बहुत मितभाषी हैं, तो मैंने कहा आप कहीं जा रहे हैं? बोले हाँ। हमने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? कहीं बाहर जा रहे हैं। कहीं कितनी देर में आएंगे? कि जल्दी भी आ सकता हूँ, देर में भी हो सकता हूँ। मैं फ़ौरन वो चले गए। चले गए तो मेरे पास था, मैं जल्दी से अंदर जाकर मैंने ये इतने 10 वाक्य लिख लिए जी, और लिख के भूल भी गई। बाद में मैंने कभी देखा, मज़ा आया, तो मैंने उनको ही जाके सुनाया। मैंने कहा दोस्तों तुम जा रहे थे, तुमने ऐसे कहा था, तो बोले ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसको डेवलप कर लो। तुमने कहा होगा तो होगा, हो गया डेवलप। वो बहुत छोटी कहानी है, वो मेरी रिकॉर्ड कीर्तिमान। कोई कहानी हमारी इतनी छोटी नहीं है, एक स्त्री के कारनामे है, और वो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट भी हुई है। पहला व्यंग्य आपका 73 में छपा था धर्मयुग में, खाना ईंट का, उसका जी संभवतः यही शीर्षक था। मुझे पूरा नहीं है। खाना ईंट का, आना समाजवाद का, ऐसा। खाना ईंट का, आना समाजवाद का, हाँ, संभवतः यही था। व्यंग्य लेखन में स्त्रियां इतनी कम सक्रिय क्यों हैं? क्यों हैं? हाँ, सक्रियता पुरुषों की अधिक है और स्त्रियों की कम है। हाँ, मैं बताती हूँ। चूंकि आपने इतनी पीढ़ियां देखी हैं जी, इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। नहीं, मैं आती हूँ कि मैं सोचती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे जितने इंटरव्यूज़ इतने होते थे साक्षात्कार व्यंग्य को लेकर, उसमें पहला प्रश्न यही होता था कि महिलाएं व्यंग्य कम क्यों लिखती हैं, क्यों नहीं लिखती। उस समय तो लिखती ही नहीं थी। मेरी पीढ़ी की तो किसी लेखिका ने व्यंग्य लिखा ही नहीं। उसके लिखने में आ गया, वो अलग बात है, उसको व्यंग्य नहीं लिखा। और दूसरी चीज़ कि दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा जाता था कि आप महिला होकर व्यंग्य कैसे लिखती हैं। मैंने कहा ये बड़ी मज़ेदार बात है। जैसे मैं कोई कर रही हूँ महिला लिखकर, अरे मुझे सूझ रहा है तो मैं लिख रही हूँ, शुरू से लिख रही हूँ। शायद ये था कि मैंने कहानियाँ सुनी थी, वो अकबरी लौटा और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। बड़े भाई साहब इतनी अच्छी कहानियाँ मुझे लिखती थी, विश्व स्तर की, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मैं तब से लिखा करती। मेरे पिताजी बड़े अच्छे वो थे, नोक झोंक और बहुत मज़ेदार और ओरिजिनल वो किया करते थे। शायद वो सब था मेरे अंदर, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यंग्य सिर्फ कलम से नहीं लिखा जाता। व्यंग्य तो व्यंग्यकार की धमनियों में बहता है, शिराओं में बहता है, वो सिर्फ कलम से नहीं हो, वो फिर आता ही है। तो ऐसे भी जीवन में मैं महिलाओं पर आऊँगी, मैं ऐसे भी आप ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे जो इस तरह की चीज़ें पट से विट हो, कटाक्ष हो, परिहास हो। तो ये नहीं होता, ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे, अभिधा में ही बोलते हैं। तो महिलाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमारी पीढ़ी में उनके पास इतना ज़्यादा कहने को था, वही महिला होने का दुख बचपन में और ऐसे बड़े वो सारे, तो और इतनी ज़्यादा दमित थी और कुंठाएँ थीं और इतनी ज़्यादा शोषण था, वो उस पर गई, लिखते लगी। दूसरी चीज़ कि व्यंग्य को वो दर्जा नहीं मिला था, उसको शूद्र विधा, उसको व्यंग्य लिखने वालों ने भी अपने को छिपा के रखा। श्री लाल शुक्ल अपने को उपन्यास को करने लगे उपन्यास, व्यंग्य तो पाठकों ने बनाया। तो जब जिस चीज़ की कोई कदर नहीं है, लोग स्ट्रेटेजी बना के लिखते हैं। मेरे से कहा गया, तो मैंने कहा मैं स्ट्रेटेजी बना के लिखती नहीं, जानती नहीं हूँ। तो महिलाओं, और दूसरी चीज़, ये समाज महिला का व्यंग्य सुनने के लिए तैयार है क्या?
महिला कहानी नहीं लिख पा रही है, कविता छुपी छुपाई लिख रही है। पति पहरेदार खड़ा है उसके ऊपर। मैंने तो पति पर ही व्यंग्य तमाम कर दिया, पति पुरुष पर। लोग कहते हैं कि सूर्यवाला जी आप तो सारा स्त्री विमर्श व्यंग्य में कर जाती हैं। तो हमारी पीढ़ी की महिलाएं कहाँ से व्यंग्य लिखती हैं? लेकिन स्त्री विमर्श से तो आपको समस्या है। किसकी समस्या है? स्त्री विमर्श से तो आपको समस्या है। नहीं, स्त्री विमर्श से मुझे समस्या नहीं है। मेरी समस्या है कि मेरी हर कहानी को स्त्री विमर्श के उसमें टेस्ट ट्यूब में डाल करके। नहीं, आपका स्टेटमेंट है कि विमर्शकारों से गुजारिश है कि कहानी को ज़रा मुक्त छोड़ दें, उसे सांस लेने दें, विमर्शों में इतना ज़्यादा ना फंसाएं। जी जी जी, मैं हमेशा कहती हूँ। और ये आपने स्त्री विमर्श के सिलसिले में अधिक बात जी हाँ, अभी भी कहूँगी, बिल्कुल पक्का। मैंने कहा है कि स्त्री विमर्श ने स्त्री लेखन की संभावनाओं को सीमित किया है, चौहद्दियों में बांटा है, कहानियों को फॉर्मूलाबद्ध किया है। क्योंकि अगर किसी विषय पर, किसी विचार पर, किसी आंदोलन पर, अभियान पर कहानियाँ लिखी जाती हैं, नहीं, कहानियाँ लिखी जा रही हैं और उनको लेकर विमर्श हो रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन स्त्री विमर्श पर हम कहानियाँ लिखें, कहानियों में ये चीज़ होनी चाहिए, हमें कोई रेसिपी बताए कहानियों की, हमें कोई रेसिपी बताए स्त्री मुक्ति की, स्त्री सशक्तिकरण की और महिला की। तो मैं उलटवासी, जैसे आप ही के ऊपर ये आरोप लगता है कि आपकी स्त्रियाँ विद्रोह नहीं करती, विरोध नहीं करती हैं। जी हाँ, कहते हैं, वो हमको पुरेतते हैं, कहते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं खड़ी होकर के तिल मिलाऊंगी और स्पष्टीकरण दूंगी। मेरा स्पष्टीकरणों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मैं स्पष्टीकरण क्यों दूं? स्पष्टीकरण तो लिखा हुआ है। तो मैं कह देती हूँ कि मेरी स्त्रियाँ नहीं बोलती, मैं क्या करूँ? बहुत कहती हूँ, लेकिन बोलती ही नहीं है सब, कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। मैं कहती हूँ, लेकिन आपने एक बात देखी है, मैं उन लोगों से कहती हूँ, आपसे नहीं, कि मेरी स्त्रियाँ कभी गलत को नहीं स्वीकारती हैं। कभी किसी गलत के लिए स्त्रियाँ नहीं खड़ी होती, वो अपनी मासूमियत में ही वो काम अपना कर ले जाती हैं, और नहीं तो उसको छोड़ देती। जैसे आप ही का मैं लिखा पढ़ रहा हूँ और वो स्टेटमेंट नुमा ही है, मैं मानती हूँ कि जीवन को, स्थितियों को देखने की मेरी दृष्टि ज़्यादा गांधीवादी रही है। जी। इसके बाद आप कह रही हैं, मैं परिवर्तन और बेहतरी के लिए विद्रोह से पहले विवेक को रखती हूँ। जी। अब ये एक स्टेटमेंट में से दूसरी बात ये निकल रही है कि क्या विद्रोह, आप जब कह रही हैं कि मैं परिवर्तन और बेहतरी के लिए विद्रोह से पहले विवेक को रखती हूँ, तो क्या विद्रोह में विवेक नहीं होता है? अगर होता है तो बहुत अच्छा है, और मैं विद्रोह के खिलाफ भी नहीं हूँ। विद्रोह अवश्य हो, लेकिन विवेक सम्मत विद्रोह हो। पता नहीं आपने मेरी एक कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, कौमुदी एक प्रश्न? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, तो कोई, खैर मुझे भी अभी याद आ गई किसी बात पर कि देख, मेरी स्त्री वहाँ बदली है और मेरी स्त्री ने वहाँ घर से भागकर उस लड़की ने शादी की है, और उसने उसका जो कारण बताया है वो सचमुच आदमी को तरल कर देने वाला है। कि बार बार ट्रे लेकर जाते हुए, और जो लड़की अपने स्कूल में इतनी स्मार्ट और इतनी अच्छी मानी जाती है, वो लड़की, उस लड़की को बार बार ट्रे लेकर वो जा रही है, और उसके बाद वो रिजेक्ट की जा रही है, और कहा जा रहा है कि चेहरे पर नमक नहीं है। और किन लोगों से रिजेक्ट कर रही हो, किस लड़के से? वो व्यंग में है कि वो शुतुरमुर्ग सा लड़का वो वहाँ करके वो कह रहा है कि ये नहीं है। वो लड़की कह रही है कि मेरे माता पिता, देखिए वो लड़की विद्रोह करती है कि उसके विद्रोह करने का ढंग देखिए, विवेक सम्मत विद्रोह, कि वो कहती है अपनी पड़ोसन से आकर के, अपनी मौसी से, मौसी, कि मेरे माता पिता इतना प्यार करने वाले, वो एक जो लड़का मुझसे विवाह करने को तैयार है, अच्छा है हर तरह से, वो सिर्फ दूसरी कौम का है, सिर्फ इसलिए उसे ना दे करके इतना डर रहे हैं समाज से। और उसके बाद जो मेरे पिता को तराजू पर रखकर तौल रहे हैं बार बार, और उनको लाखों का दे करके, मेरे पिता, उनसे मेरा विवाह, मेरे माँ बाप, मुझे इतना प्यार करने वाले पिता, मेरे विवेक सम्मत इस विद्रोह को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अंत में जिस दिन वो बहुत तकलीफ में आ जाती है, उस दिन वो जाती है, मैं नाम भूल नहीं उस लड़के का, कि चलो हम विवाह करते हैं। और फिर भी वो आकर के अपनी मौसी, जो बहुत पड़ोसन, बहुत चाची, उनसे वो अक्षत दूब लेती है, उनसे यही कहती है कि हो सके तो मम्मी पापा को समझाइएगा,
कि मेरे एक न्याय संगत विद्रोह मेरी। ठीक। एक और जगह आपने एक चीज़ लिखी, अब थोड़ा सा कहानियों से मैं वैसे उस तरफ आ रहा हूँ। पत्नी और पुरस्कार आपने व्यंग्य लिखा। पुरस्कारों पर था, पत्नियों पर भी था, क्या आप ही के ऊपर था? और ये भी मैं बताती हूँ। एक दिन मैं पत्नी और पुरस्कार व्यंग्य लिख रही थी। जब ज़्यादातर मैं अपनी चीज़ें किसी को सुनाती नहीं हूँ जब तक तो वो मेरे लिए संतोषप्रद रचना ना हो जाए, मैं 100% उससे ना हो जाऊँ तब तक मैं किसी को वैसे भी नहीं किसी को सुनाती। तो उसी बीच में किसी एक लेखिका का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा ऐसे थोड़ी सी बात हुई, क्या कर रही थी आप? हमने कहा व्यंग्य लिख रही थी। सुनाऊँ? मैंने सुनाइए। छोटा सा था, अच्छा भी लगा हो, ऐसी समझदार अच्छी लेखिका, मैंने सुना दिया। तो सुनने के बाद उसने तुरंत पूछा, देखिए रिएक्शन, लेकिन ये बताइए कि पुरस्कार आपको कौन सा मिला है? तो मैंने कहा कि यही सबसे बड़ा व्यंग्य है इस व्यंग्य का, मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला है। और मैंने पत्नी और पुरस्कार लिखा है। इस बात का मलाल रहता है कि जितने पुरस्कार मिलने चाहिए या कोई बड़ा मिलना चाहिए था नहीं मिला। हालांकि बहुत मिले हैं लेकिन उस स्तर का जो नहीं मिले हैं। लोग ये प्रश्न बहुत से सारे इंटरव्यू वाले पूछा करते हैं कि क्या आप संतुष्ट हैं, आपने इतना कुछ जो दिया साहित्य को और उसमें आपको जो मिला? मैंने कहा मुझे तो बहुत मिला, मुझे सब इतने पाठक मिले, इतने भी नहीं मिले। नहीं, अभी आपने कहा पुरस्कार नहीं मिला। हाँ, पुरस्कार जो नहीं मिला तो मलाल रहता है, लेकिन जो भी मिला वो जितने सम्मान के साथ मिला वो बहुत अच्छा लगा। वैसे अभी का जो इधर 3-4 वर्ष पहले के जो 3-4 पुरस्कार एक साथ मिले, एक भारत भारती जो मिला जो उत्तर प्रदेश का, तो मैंने कहा कि लिखा भी कि भारत भारती ऐसे आया जैसे मायके से चिट्ठी आई हो। और फिर ये शरद जोशी वाला मिला था, और ये जो पाखी पत्रिका का ये पीसी जोशी शीर्ष पुरस्कार, और ये बिहार का वहाँ का वो नहीं उदय राज सिंह शीर्ष सम्मान। तो ये सम्मान ऐसे थे कि इनको देने से पहले उन्होंने हमसे कहा कि हम बहुत दिनों से अपनी प्रिय लेखिका को देना चाहते थे, लेकिन स्थितियाँ नहीं बन रही थी। ज़्यादातर ने, जैसे मैंने उदारता, मैंने मतलब विनम्रता और झेप से कहा कि अरे बहुत लोग हैं पुरस्कार के लिए, इतनी ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको इस वे में लिया कि नहीं मुझे मालूम है आपको बहुत देर से हम दे रहे हैं। कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्यों है सूर्यबाला जी कि आपकी पीढ़ी की जो लेखिकाएं रहीं उस समय पर जब धर्मयुग सारिका आदि में आप लोग छप रहे थे, और भी लोग थे आपके साथ में, उस समय तो हाथों हाथ लिया गया, खूब लोकप्रियता हुई, लेकिन धीरे धीरे आते आते आलोचकों की नज़र से धीरे धीरे वो तमाम लेखक धर्मयुग और सारिका वाले वो गायब होते चले गए। मेरे ऊपर कभी नहीं लिखा गया, मुझे इसकी खबर भी नहीं होती थी। मैंने जो कहा ना, मैं अपने कुटुंब में और अपने सारे संबंधों में, रिश्तों में, भीड़ भाड़ में, और इतनी ज़्यादा, और क्योंकि बहुत सुंदर परिवार था, बहुत अच्छा, महामोही, उधर जाकर तो मोह भंग होता था। तो और मैं भांपती थी कि मतलब लोग कहते हैं बाहर क्यों नहीं, आप जरा बाहर आइए, आप ज़रा सर्कुलेशन में रहिए, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड होती है। लेकिन मैं कैसे सर्कुलेशन में आऊँ? अब मेरी जीवन शैली ये है। बहुतों ने मुझे समझा धर्मयुग की, मतलब बहुत से तो धर्मयुग लेखिका, अच्छे लेखक एक आध मिली कहीं, तो मैं बड़े हौस से उल्लास से मिली। तो जहाँ कई जगह बड़े सम्मान से लिए जाते थे, वहाँ मैं महसूस करती थी कि धर्मयुग लेखिका मतलब हाई ब्रोज लेखिका या ये सब। तो ये सब मन कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो लेखक या आपके दौर की जो लेखिकाएं रहीं वो कौटुंबिक जीवन या पारिवारिक जीवन से बाहर नहीं निकल पाईं और उनकी कहानियां केवल परिवार तक सीमित रह गई? देखिए, दूसरी लेखिकाओं के बारे में तो मैं नहीं ऐसे कहूँगी, लेकिन लिखा है सबने कौटुंबिक, उसके बाहर भी लिखा है, मैं लिखा है। मैंने अपना कह सकती हूँ, मेरी अग्निपंखी में कहीं कोई स्त्री कुटुंब वगैरह मतलब चल रही, उसकी विस्थापन की पीड़ा है। और मेरा दीक्षांत शिक्षा व्यवस्था को लेकर, ये उपन्यास कोई खास नहीं है, लेकिन तो भी अग्निपंखी को 84 का
की श्रेष्ठ कृतियों में लिया गया था। नहीं, दीक्षांत के शर्मा सर सर वो आज हर जगह देखे जा सकते हैं, पाठकों को बहुत बहुत प्रिय है लेकर के। तो 5 उपन्यास, और आप ये लीजिए वेणु की डायरी, ये भी स्त्री प्रधान उपन्यास नहीं है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी चीज़ें मतलब, और मैंने उसमें जहाँ स्त्रियाँ आई भी हैं तो वो अलग तरह की संवेदनाओं के साथ आती हैं। वो जो उस समय स्त्री विमर्श वाली वो फॉर्मूला, ये चीज़ें बहुत थी और सही थी, उसमें गलत नहीं है कुछ, उनका दोहराव बार बार हो रहा था, तो वो मैंने नहीं लिया। और मैंने तो प्रेम को भी अलग तरह से, बिल्कुल अलग उसमें। भाग्य को बहुत मानती हैं? नहीं, भाग्य को मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, यहाँ मैं गलत नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि समान प्रतिभाशाली 2 लोगों को आप देख लीजिए, इतने जीवन में आए हैं। कि आपने कहा कि एक इंटरव्यू में ही आपने बताया कि बृहस्पति उच्च का है, वो मैंने व्यंग्य में बताया, कर्मफल के मामले में मैं भाग्यवादी रही हूँ, आदि आदि, और सूर्य उच्च का नहीं है, इस वजह से मैं आक्रामक नहीं हो पाती हूँ कहानियों में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो व्यंग्य में है। लेकिन गंभीर उसमें मैं बताऊं कि मैं भाग्य और परिश्रम दोनों को बिल्कुल बराबर पलड़े पर रख पाती हूँ। आप परिश्रम कितना भी करते जाइए, अगर आपके अंश में भाग्य में नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपको सच बताती हूँ, मेरे उपन्यास को लेकर के भी बहुत कुछ तरह की, ज़्यादा तो मेरी बातचीत या मेरा कोई है ही नहीं है सर्कल, लेकिन उड़ती थोड़ी बहुत भी आती, तो लोग ने जो प्रशंसा में कहते हैं बहुत बड़ा धक्का आपने दिया है इस उपन्यास को लिखकर, लोग दब गए हैं ये। लेकिन मैं ये मानती हूँ, और चीज़ भी थी कि मैं ये मानती हूँ कि यार उससे भी बड़ी चीज़ कोई है दुनिया में, जिसके सामने मनुष्य की का पावर, मनुष्य की शक्ति, उससे ज़्यादा वो साबित हो नहीं है। और मैं अपने जीवन में हमेशा 3-4 कहानियों और उसको एक उसके तरह रखती हूँ कि जो ध्रुव जाता है, उसकी सौतेली माँ उतार देती है उसको राजा की गोद से कि तेरा वो नहीं है ये जगह तेरी, और वो जाके अपनी माँ से पूछता है कि माँ, राजा की गोद से बड़ी कौन सी गोद होती है? माँ कहती ईश्वर की गोद। और मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे प्रसंग मेरे अपने जीवन में आए हैं कि किस तरह से नीचे जाकर के ईश्वर ने उठा के दूसरा उससे बेहतर दिया है मुझे, वो भाग्य ने दिया। मैं तो वही थी, मैंने तो वही लिखा, क्यों नहीं 6 साल पहले वो मिला पुरस्कार, क्यों 6 साल बाद मिला? यहाँ पर वही समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन परिश्रम जो आप कर रहे हैं, वो परिश्रम तो खुद आपका पुरस्कार है। वो तेरे प्रगतिशील इस बात के लिए आपकी आलोचना कर सकते हैं। हाँ, मैं तो वही रहूंगी ना। कहीं कुंडली को मान रही हैं, जन्म कुंडली को। हाँ ना, वो नहीं, वही तो बात है। हाँ। जन्म कुंडली वाला व्यंग्य में लिखा है। हाँ। वो पूरा अंश आपको लगे तो मैं सुना दूं, बहुत मज़ेदार व्यंग्य है। हाँ। बहुत मज़ेदार व्यंग्य, वो मेरा है, ये मेरा वो है, इसीलिए नहीं, ये कह के मैं अपने को बहलाती फुसलाती रहती हूँ। और ये मानती हूँ कि मेरे अंश में नहीं था, नहीं मिला। किसी की क्या, किसी व्यक्ति की, किसी आलोचक की, किसी पुरस्कार समिति की ये नहीं थी कि मेरे मैंगो, नहीं तो कहाँ से भारत भारती मिला, मैं तो नहीं जानती थी कहीं मिल रहा है। मुझे पढ़कर बहुत हैरानी हुई और ये जानकर भी कि आप आज तक साहित्य अकादमी के ऑफिस नहीं गई हैं, कार्यालय कभी नहीं गई हैं। अरे भाई, मैं साहित्य अकादमी के ऑफिस ही नहीं हूँ, उसको क्यों कहीं भी नहीं गई। मेरे सीरियल के लिए मेरी नकिनी ना बुलाया नहीं गया या गई नहीं? एक बार बुलाया गया तो मैं एक बार चली गई दिल्ली, और उस बार भी साहित्य अकादमी के जो कोई थे वो नहीं उस समय थे, तो अब मैं जिस काम से जाऊंगी वही काम करके ना आ जाऊंगी। फिर बुलाया जाता है और रहती ज़्यादा करके तो चली जाती हूँ, और ये ज़रूर देखती हूँ कोई कितने प्यार और सम्मान से बुला रहा है, ऐसे भी चली जाती। लेकिन क्या होता है, इसमें किसी की गलती नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा घर घुसी रही हूँ ना कि फिर मुझे वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देती। मैंने अपनी किताबें ही कहीं नहीं भेजी, पुस्तकें ही नहीं गई, तो कैसे कोई जानेगा, मैं समझ सकती। इसलिए कोई मलाल कभी रहा हो? होगा ज़रूर, ऐसा मैं नहीं कहूँ, क्योंकि आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट कि हाँ, ये मुझे पता है कि मेरी कहानियाँ जहाँ पहुँचनी चाहिए थी वहाँ नहीं पहुँची, जिस तरह समझी जानी चाहिए थी नहीं समझी।
और बहुत नादान समीक्षा और आलोचना और बहुत सारी दूसरे कारण हैं लोग कहते हैं, और वो मैं महसूस करती हूँ वो सच है कि भाई हमसे किसी ने सीधे सीधे कहा कभी कि अगर मैं किसी मतलब आपसे हमें क्या मिलने वाला है, हम थोड़ा तो सोचेंगे, तो इतना मतलब निरर्थक फेवर कोई क्यों करेगा। मुंबई में रहकर बनारस याद आता है? अरे बनारस तो हमेशा मेरे अंदर रहता है कभी निकलता ही नहीं है। सबसे बड़ा सुख क्या रहा सूर्यबाला जी? सबसे बड़ा सुख मेरे रिश्तों का सुख, मेरे अपने पति का सुख। और एक मज़ेदार बात बताऊं कि मैंने लिखा, मैंने व्यंग्य संग्रह के लिए लिखा है, या व्यंग्य को पंथ संग्रह के समर्पण लिखा है पति को, जिन्हें देने के लिए व्यंग्य संग्रह से बेहतर और क्या हो सकता है। और फिर वेणु की डायरी, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी को भी समर्पित मैंने अपने पति को किया है और लिखा है कि राज को, क्योंकि हम पति पत्नी से बहुत ज़्यादा हैं, राज को जिन्होंने एक लेखिका का नहीं लेकिन एक स्त्री का इतना सम्मान किया कि 7 जन्म वाली का ही दोहराने का मन हुआ है। कोई ऐसा काम जो आप करना चाहती थी नहीं कर पाई और करना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं। ये ज़रूर लगता है कि और अच्छा लिख सकती थी, और अच्छा लिख सकती थी, शायद सूझ जाए, लिख दूँ। बहुत दिनों से नहीं ऐसा कुछ, और कुछ खास नहीं। मुझे बहुत बहुत ये ईश्वर ने दिया है। चलिए, आप जो लिखना चाहती हैं और अच्छा, वो और अच्छा आप लिखें, जहाँ तक पहुँचना चाहिए आपके अनुसार वहाँ तक पहुँचे, अच्छी समीक्षाएं लिखी जाएं, समीक्षाओं से ज़्यादा पाठक उसे समझें, ये ज़्यादा बड़ी बात होती है। पाठक तो समझ रहा है, आलोचक भी समझे, और जल्दी साहित्य अकादमी की सीढ़ियाँ आप चढ़ें। नहीं मुझे पढ़ के हैरानी हुई कि आप आज तक नहीं गई हैं। मैंने कहा कैसे संभव है? मैं एक बार बताऊँ, इतना टाइम है? हाँ, बताइए कि मुझसे मेरे पास व्हाट्सएप में ऐसे तो मेरा आया है, भेजा किसी ने, एक दो ने, तो मैं क्यों भेजा है, क्या है, साहित्य अकादमी में जो पुरस्कृत हैं, तो उसमें मेरा वेणु की डायरी फाइनल मतलब जो मिला उसके नीचे था, वो नॉमिनेट हुआ। तो लोगों ने कहा कि इसलिए भेजा है कि आपका वहाँ, मैंने कि क्या भाई नहीं मिला इसलिए भेजा है हमारे पास, इसलिए भेजा है क्योंकि आपका वहाँ तक पहुँच गया। कम से कम कार्यक्रमों में तो आप जाएं, इतना तो होना ही चाहिए। तो मैंने कहा सर आँखों पर जहाँ तक पहुँचा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप संगत में आई, समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें। अरे अंजुम, मेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोगों से बात करके इतना मज़ा आता है जो आज मुझे आपके साथ आया। बहुत शुक्रिया कि मैंने रोटी चुरा चुरा के खाई है। मुझे ये नहीं पता था कि चावल उबाल कर ही खाए जाते हैं। मतलब लेखक को आप मामूली मत समझिए, क्योंकि वो जानता है कि पाठक को किस तरह भरमाया जाए। शीर्षकों में मैं एक सावधानी ये बरतता हूँ कि एक तो छोटे होने चाहिए, ज़बान पर चढ़ने वाले हों। जो मेवों का निकास माना जाता है वो माना जाता है मीणाओं से, और ये एक तरह से जनजातियों में भी शामिल थे कि जो पुरस्कारों और सम्मानों के मामले में ये जो अनुशंसा रिकमेंडेशन मंगाने की जो प्रक्रिया है ये बेहद ख़राब है।